हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो इरोडोप सीरीज का 51st लेक्चर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 है। और इसमें हम इरोडोप की 3.1 टू 3.11 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बड़ा सिंपल है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ये रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये करना है, और एट व्हाट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज q by m दीज फोर्सेस आर इक्वल, ये कह रखा है इन द केस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए आप अप्लाई कर देना, तो ज्यादा मैं वो नहीं कर रहा हूँ। k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और कंपेयर करना था एफ जी, ये हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों वाला क्वेश्चन है, दोनों का रेशियो निकाल देना, बस हो गया। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, मेन ये है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और के यहाँ पे मैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कह रहा हूँ, बेटा ध्यान रखना। और ये तो ए पार्ट हो गया कह लो, और दूसरे पार्ट में आपको एफ ई और एफ जी को इक्वल रखना था, बस। और फिर यहाँ से क्यू बाई एम फाइंड कर लेना। आइडेंटिकल पार्टिकल्स कह रहे हैं बेटा, ध्यान रखा। आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि Q1 और Q2 दोनों को तुम्हें Q लेना है, और M1 और M2 इसको भी तुम्हें M लेना है, बस ये देखा था, ये कर लो। ये सेकंड पार्ट मतलब, ये तो सेकंड पार्ट में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इंटरेक्शन फोर्स निकालना है बिटवीन टू कॉपर स्पेयर्स, और दोनों 1 ग्राम के हैं और 1 मीटर की डिस्टेंस है, और उनमें जो चार्ज है वो है डिफर्ड फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई बाई 1%। ये थोड़ा सा देख लो क्या है। आप एक बात बताओ कि 1 ग्राम में अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो वो m अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर होगा। क्यों? क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। दो कॉपर स्फीयर्स हैं, 1 ग्राम उनका मास है, और उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हो, और उनके बीच में तुम्हें इंटरेक्शन फोर्स निकालना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। और उनमें जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन देम डिफर्ड फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई बाई 1%, ये दिया हुआ है। तो आप देखो, नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकालोगे n अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालोगे या एटम्स, कुछ भी कह लो, तो ये n इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा। तो अगर मैं इसमें न्यूक्लियस में अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर। ये तुम्हें क्यों पता चल गया?
ये तो टोटल न्यूक्लियस चार्ज हो गया, ये ध्यान रखना, ये हो गया टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। इसका मतलब एक कॉपर स्फीयर में जो चार्ज होगा वो इसका 1% होगा, नहीं है? अगर आप देखोगे तो Q कितना होगा, Q कह लो, ये हो जाएगा 1% ऑफ Q, और 1% का मतलब अपॉन 100 कर सकते हो, तो इसका मतलब ये हो गया Q अपॉन 100। और लास्ट में अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो फिर लिख लोगे K Q अपॉन R², उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। ये क्या, क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो। दो कॉपर स्पेयर्स हैं, 1 ग्राम हर किसी का मास है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हो, और उनमें जो चार्ज है वो न्यूक्लियस के चार्ज का 1% है, कह लो, ये कह लो। तो सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, मॉलिक्यूल से एटम्स कह लो। उसके बाद न्यूक्लियस में चार्ज निकाला, वो n इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर हो गया, और फिर स्पेयर्स में जो चार्ज है वो 1% है, तो इसका मतलब 1/100 और कर दोगे, और लास्ट में F इक्वल टू के Q अपॉन R², ये कर दोगे। और K मैंने आपको बताया हर जगह हम कितना लेंगे, 1/4πε0। आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ये देखो क्या है बेटा। ये ना दो स्फीयर्स ऐसे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस x दे रखी है, और ये L है, और इसमें Q, M ईच है। और ये तुम्हें दिया हुआ है x वेरी वेरी लेस देन L, दिया गया। अब इसमें ना Q लीक हो रहा है, मतलब Q कम होता जा रहा है, कह लो, जो है Q इज डिक्रीजिंग। तो अब आप ये बताओ कि अगर Q कम होगा तो उनमें रिपल्सन कम होगा, F विल डिक्रीज। इसका मतलब वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, क्यों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो X विल डिक्रीज। अब तुमसे क्या कहता है, देयर अप्रोच वेलोसिटी वेरीज एज इतना, तो अप्रोच वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है a/√x, ये आपको दे रखी है। तो तुम्हें -dq/dt ये फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा देख लेना अच्छी तरीके से। दोनों स्फीयर्स में Q, M है, Q चार्ज, M मास, L और X तुम्हें दिख रहा होगा, X वेरी वेरी लेस देन L दिया हुआ है। अब तुमसे कह रहा है कि Q लीक हो रहा है, इसका मतलब Q डिक्रीज कर रहा है, तो रिपल्सन डिक्रीज करेगा, और रिपल्सन डिक्रीज करेगा तो दोनों नजदीक आएंगे, और नजदीक आने पे तुमसे कहता है जो अप्रोच वेलोसिटी है v इक्वल टू a/√x, ये दिया हुआ है, तो तुम्हें -dq/dt निकालना है, मतलब किस रेट से चार्ज कम हो रहा है, ये कैलकुलेट। अच्छा, इसमें एक तुम्हें एजम्पशन माननी पड़ेगी कि किसी भी मोमेंट पे, एट एनी मोमेंट,
तो मैं हर मास को, ईच मास, वो इक्विलिब्रियम पे मानना पड़ेगा। मतलब उस पर नेट फोर्स आप 0 मान के चलोगे, ये कर लोगे। अब सुनो क्या है, अगर मैं किसी पे फोर्स देखूं तो ये कुछ ऐसे हुआ ना, देखो ये रिपल्सन, ये mg, और मान लो ये थीटा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये x/2 होगी। अब आप ये देखो कि x वेरी वेरी लेस देन l है, इसका मतलब साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा, और वो x/2 अपॉन l, ये देख रहा होगा। एक तो ये आ गया। दूसरी बात, थीटा भी काफी छोटा होगा, इसका मतलब कॉस थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली 1 ले लूंगा। क्यों? कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लूंगा। अब सुनो, इस पे अगर देखोगे तो 3 फोर्सेस लगे हुए थे, रिपल्सन, mg और टेंशन, और मैंने तुमसे कहा ये इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब हर डायरेक्शन पर नेट फोर्स 0 होगा। क्यों? हर डायरेक्शन पर नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर आप देखोगे तो मैं ये वाली डायरेक्शन ले लेता हूं, टेंशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ताकि फिर टेंशन का कंपोनेंट ना आया, ध्यान रखना बेटा। जो है टेंशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसमें नेट फोर्स को 0 कर दूंगा मैं। अब थोड़ा एंगल्स देख लेते हैं, एंगल्स कितने होंगे। थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा, ये देखो ये एंगल्स आएंगे, आई थिंक ये होगा। तो इसका मतलब एफ का इधर को जो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा, वो mg के ये वाले कंपोनेंट mg साइन थीटा, इसके इक्वल होना चाहिए। क्यों? एफ का कॉस थीटा कंपोनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? mg साइन थीटा के इक्वल। अच्छा, टेंशन का कंपोनेंट आएगा नहीं इधर पे, तो इक्वेशन ये लगी, एफ कॉस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैंने लिखा था ना x/2l, ये लिख लेना। और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1। एफ को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1/4πε0 q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब जब तुम इसको ना सिंप्लीफाई करोगे तो मैं बता देता हूं किस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। देखो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आता है बेटा, जो है q इक्वल टू 2πε0 mg/l, इसका रूट x की पावर 3/2, ये आ जाएगा। ठीक है ना? जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, q इक्वल टू इतना। तो अब ये बताओ कि अगर मैं माइनस dq/dt लिखूं, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको c कह दूंगा बेटा। जो है ये कांस्टेंट है, इसको मैं c कह दूंगा। तो ये बताओ माइनस dq/dt अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो गया, वही कांस्टेंट 3/2 x की पावर हाफ माइनस dx/dt होगा ना।
नहीं है तो ये आ जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी, ये आ जाएगा। और माइनस डी एक्स बाई डी टी का मतलब है उनकी अप्रोच वेलोसिटी, मतलब एक्स जिस रेट से कम हो रहा है। अगर आप देखोगे ना माइनस डी एक्स बाई डी टी क्या है बेटा, जो है जिस रेट से एक्स कम हो रहा है, इसका मतलब उसकी अप्रोच वेलोसिटी। और अप्रोच वेलोसिटी तुम्हें कितनी देर की बताओ, ए बाई रूट एक्स दिख देखिए, ये देखिए ए बाई रूट एक्स, तो ये ए बाई रूट एक्स आ गया। अब तुम्हें दिख ही रहा होगा ये रूट एक्स और ये भी रूट एक्स है, ये कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट आ रहा है। अगर देखोगे तो एक्स से इंडिपेंडेंट आ रहा है, माइनस डी क्यू बाई डी टी एक्स से इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो वही तुम यहाँ पे सॉल्यूशन में देख लो, माइनस डी क्यू बाई डी टी एक्स से इंडिपेंडेंट आ रहा है, देखो एक्स कुछ आ नहीं रहा है। ये क्या, आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि दो चार्ज स्फीयर्स हैं आइडेंटिकल Q, M। अभी वो x डिस्टेंस पे है, लेंथ L है, और उनसे चार्ज धीरे धीरे लीक कर रहा है। इसका मतलब रिपल्सन कम होता जा रहा है, रिपल्सन कम होगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी। और माइनस डी एक्स बाई डी टी उसको अप्रोच वेलोसिटी कहेंगे, और वो a अपॉन रूट एक्स दिया हुआ है। तो आपको माइनस डी क्यू अपॉन डी टी निकालना है, मतलब किस रेट से चार्ज कम हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे एक एजम्पशन हमें लेनी पड़ेगी कि चार्जेस इक्विलिब्रियम पे हैं। क्यों, चार्जेस इक्विलिब्रियम पे हैं और उसमें तीन फोर्स लगे थे, ये और ये, और मैंने टी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो कर दिया ताकि टी का कोई कंपोनेंट ना आए। और मैंने अप्रोक्सीमेशन लिए कि ये लिए कि साइन थीटा और टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, और वो एक्स बाई टू अपॉन एल होंगे, और थीटा भी छोटा होगा, तो कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 1 होगा। तो लास्ट में वो कुछ इस टाइप का रिलेशन आएगा, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इस टाइप का रिलेशन आएगा। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, वहां से आंसर आएगा ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें क्या है देखो, एक Q1 चार्ज था, इसका पोजीशन वेक्टर R1 दिया था। एक Q2 चार्ज था, इसका पोजीशन वेक्टर R2 दिया था। और तुमसे कहता है ए नेगेटिव चार्ज Q3 R3 पे रखता है, ठीक है ना, R3 पे रखता है। तो एक तो तुम्हें R3 निकालना है और Q3 निकालना है, सो दैट कि पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है ना, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो ऑब्वियस सी बात है जो Q3 होगा उसके बीच में ही कहीं आएगा। मान लो यहाँ पे माइनस Q3 कह लो, ये वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं मान लो ना यहाँ पे रखता बेटा, जो है मान लो यहाँ पे रखता, तो फिर दोनों के दोनों इसको अट्रैक्ट करते, नहीं है, मान लो यहाँ पे माइनस Q3 यहाँ पे रख देता, तो ये दोनों के दोनों अट्रैक्ट करते, दोनों फोर्स इधर ही को लगते, तो फिर ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रह सकता था। समझ गए ना, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रह सकता था, तो इस वाले को मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया। तो माइनस Q3 को आप क्या कर सकते हो, केवल माइनस Q3 को उसके बीच में कहीं रख सकते हो, सो दैट कि पूरे का पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम पे हो। और मान लो ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है, और इसका ये पोजीशन वेक्टर मान लो R3 है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स R1 और R2 हैं। एक तुम्हें माइनस Q3 चार्ज रखना है और उसका पोजीशन वेक्टर R3 निकालना है, सो दैट कि पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि माइनस Q3 को उन दोनों के बीच में ही कहीं रखना पड़ेगा आपको, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, ये ध्यान रखना चाहिए।
तो सबसे पहले मैं -Q3 का इक्विलिब्रियम देखता हूं। जितना अट्रैक्शन यहां से आए उतना ही अट्रैक्शन यहां से आना चाहिए ना बेटा, जो है दोनों अट्रैक्शन इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू Q2 Q3 अपॉन बी स्क्वायर Q3 कैंसिल। इसका मतलब यहां से A अपॉन बी की जो वैल्यू निकल के आई वो √Q1 अपॉन √Q2 आई। अब इसके बाद मैथमेटिकल पार्ट है, फिर तुम जानते होगे। जैसे इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है और R3 वेक्टर इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, नहीं है, R3 वेक्टर इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो R3 वेक्टर आता है वो मेरे ख्याल से तुम जानते होगे √Q2 पहले आएगा, R1 वेक्टर प्लस √Q1 बाद में आएगा, R2 वेक्टर अपॉन √Q1 प्लस √Q2, ये आ गया। तो ये तो तुम्हें R3 वेक्टर दिख रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर्स तुम्हें R1 और R2 दिए थे। एक तीसरा निगेटिव चार्ज Q3 था, उसको कहाँ पे रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो सबसे पहली बात मैंने तुम्हें बताई कि उनको उनके बीच में कहीं पे रखना पड़ेगा। और मान लो वो A/B में दोनों के बीच की डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने -Q3 का इक्विलिब्रियम लिखा और वहां से मैंने A अपॉन बी निकाल लिया और फिर उसमें वेक्टर्स की नॉलेज ये लगा दिया। अब उसके बाद तुम Q1 या Q2 किसी का भी इक्विलिब्रियम ले लो, एक ही रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैं Q1 का इक्विलिब्रियम ले लेता हूँ, Q2 का लोगे तब भी वही रिजल्ट आएगा बेटा, ध्यान रखना। इसका मतलब Q2 जितना रिपल्सन दे रहा है Q3 उतना ही अट्रैक्शन देना। फिर Q2 जितना रिपल्सन दे रहा है Q3 उतना ही अट्रैक्शन दे। तो ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर, Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन A प्लस B का स्क्वायर। और इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, देखो Q1 कैंसिल, Q3 इक्वल टू Q2 अपॉन 1 प्लस B अपॉन A इसका स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, ये आएगा बेटा, देखो Q3 इक्वल टू आएगा Q2 अपॉन 1 प्लस B अपॉन A का स्क्वायर। और यहां से देखना B अपॉन A कितना आ गया बेटा, जो है B अपॉन A की वैल्यू आ गई √Q2 अपॉन √Q1। बस हो गया, इसको रख दो यहाँ पे √Q2 अपॉन √Q1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो यहां से Q3 फाइंड कर लेना। लेकिन विद साइन ये नेगेटिव आएगा आंसर, पे ध्यान रखना। ये जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो जब साइन के साथ रखोगे तो फिर नेगेटिव आएगा। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर्स R1 और R2 थे। एक -Q3 चार्ज तुम्हें रखना था सो दैट कि पूरे का पूरा सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। तो मैंने मेन चीज तुम्हें बताई कि उनके बीच में ही कहीं तुम्हें रखना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।
ये रिंग की रेडियस आर है। इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमने काफी किए होंगे। और इस पे क्यू चार्ज है। तो अब तुमसे कहता है कि अगर क्यू नॉट चार्ज सेंटर पे रख दो तो फिर इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर कितना होगा। तो एक तरीके से तुम्हें डेल्टा टी निकालना है कितना होगा। रिंग की रेडियस आर है, उस पर चार्ज क्यू है। तो अगर तुमसे कहता है कि सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज रख दो तो जो रिंग को स्ट्रेच कर रहा है फोर्स, जिसे हम टेंशन कहते हैं, उसमें इंक्रीमेंट कितना होगा, डेल्टा टी कितना होगा। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के काफी क्वेश्चंस किए होंगे कि एक छोटा सा पोर्शन हम जैसे ये ले लेते हैं जो सेंटर में, मान लो डी थीटा एंगल यहां से और डी थीटा एंगल यहां से सबटेंड कर रहा है। तो इतने पोर्शन का हम फ्री बॉडी देखते हैं ना, बेसिकली इस पे देखते हैं बेटा जो है। तो डेल्टा टी इधर को आएगा और डेल्टा टी इधर को आएगा। और थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई करोगे तो ये वाली साइड भी डी थीटा आती है और ये वाली साइड भी डी थीटा आती है। अब डेल्टा टी के कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते हैं। इसका हम वो कर रहे हैं, इस पे फोर्सेस लगा रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना। तो डेल्टा टी के कॉस की थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते हैं और जो साइन थीटा कंपोनेंट्स होते हैं जो अंदर को आएंगे, वो इससे जो रिपल्सन मिलेगा उसको बैलेंस करें। दोबारा सुन लो, डेल्टा टी के जो कॉस कंपोनेंट्स होंगे वो तो हो जाएंगे कैंसिल, और डेल्टा टी के जो साइन कंपोनेंट्स होंगे वो जो अंदर को आएंगे वो क्यू नॉट से ए बी पे जो रिपल्सन आएगा उसको बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, 2 डेल्टा टी साइन थीटा, ये तो इनवर्स हो गया बेटा जो है, दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन ए बी फ्रॉम क्यू नॉट। अब साइन डी थीटा होगा, सॉरी, अब एंगल छोटा है तो साइन डी थीटा को मैं डी थीटा लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा ट्वाइस डेल्टा टी इंटू डी थीटा इक्वल टू, अब ए बी पे जो चार्ज है और क्यू नॉट के बीच में कितना फोर्स होगा, देखो के क्यू ए बी इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा। के यहाँ पे 1/4πε0 हो जाएगा। अब मेन आ जाता क्यू ए बी कितना होगा ना, तो वो सुनो, ये होगा क्यू अपॉन 2 पाई इंटू 2 डी थीटा, ये आ जाएगा। मैंने एक्चुअल में एंगल के साथ में यूनिटरी मेथड लगा दी है, एंगल के साथ में, कि आप ये देखो 2 पाई एंगल के साथ में क्यू चार्ज था, इसका मतलब 1 एंगल के साथ में कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन 2 पाई। और ए बी जो कॉर्ड है, आर्क है, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 डी थीटा। तो 2 डी थीटा इसके साथ में कितना होगा, तो क्यू अपॉन 2 पाई इंटू 2 डी थीटा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और यहाँ से जरा देखो 2 और डी थीटा, 2 और डी थीटा ये कैंसिल, तो यहाँ से तुम डेल्टा टी फाइंड कर। अच्छा, कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा ये डाउट हो सकता है कि इसमें डेल्टा टी क्यों पूछा, नहीं है डेल्टा टी क्यों पूछा, टी क्यों नहीं पूछा जो है ना, ये
थोड़ा डाउट हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या था ना, जब तुमने सेंटर पे चार्ज नहीं भी रखा था बेटा जो है, तो तुम देखो ये वाले पोर्शन को अगर मैं देखूंगा तो ये जो बाकी चार्जेज हैं ये इसको रिपेल कर रहे थे ना, पहले से ये टेंशन में थी, ये ध्यान रखना बेटा जो है। समझ में आ रहा होगा, जैसे ये ए और बी पोर्शन था, इस पे ये जो बाकी चार्जेज है बेटा, ये इधर से जो चार्जेज आ रहे हैं ये तो ऑलरेडी रिपेल कर ही रहे हैं ना, तो वो ऑलरेडी टेंशन में है, ऑलरेडी इन टेंशन। तो जब तुमने टी नॉट रखा तो फिर और फर्दर टेंशन आ जाएगी, इसलिए उसने डेल्टा टी पूछा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, जब रिंग चार्ज थी तो भी वो ऑलरेडी टेंशन में थी, और जब सेंटर में चार्ज रखोगे तो टेंशन और बढ़ जाएगी, इसलिए उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, डेल्टा टी पूछा हुआ है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो सिंपल है, 50 माइक्रोकूलम इस पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है और तुम्हें ई वेक्टर निकालना है इस पॉइंट पे। तो इसका एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, देख लो, 50 माइक्रोकूलम इस पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है, तो तुम्हें ई वेक्टर निकालना है इस पोजीशन वेक्टर पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, ई इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर क्यूब। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर एट पी माइनस आर एट क्यू, ये फॉर्मूला होता है। पी मतलब वो पॉइंट, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आस्क्ड, ये होता है, ध्यान रखना। और आर क्यू का मतलब होता है जहां पे चार्ज रखा हुआ है, वेयर क्यू इज प्लेस्ड। समझ गए ना, ये फॉर्मूला बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो ज्यादातर बुक्स में तुम्हें मिल ही जाएगा। और यहाँ पे क्यू को विथ साइन रखना होता है, क्यू को विथ साइन रखना होता है। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो देखो क्या होगा, क्यू तो होगा 9 इंटू 10⁹, के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू होगी 50 माइक्रोकूलम, इसका मतलब 10⁻⁻⁶, ये हो गई। अब चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो 8i और 2i, इसमें जो डिफरेंस है वो 6 का है, तो इसका मतलब r कितना होगा, ध्यान से देखना बेटा जो है, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, उसके बाद -5j और 3j, इसमें डिफरेंस 8 का है, तो इसका मतलब +8 का स्क्वायर, तो जो r आएगा वो 10 आएगा जो है, समझ गए ना, r की वैल्यू 10 आएगी, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। अब आती है आर पी, जहां पे मैंने तुमसे कहा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें फाइंड करना है, तो ये 8i -5j रखोगे, और आर क्यू का मतलब होता है जहां पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप होगा। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से तुम्हें ई वेक्टर निकल जाएगा, फाइंड ई वेक्टर। और दूसरे में तो तुम्हें जस्ट ये ई वेक्टर का उसने मैग्नीट्यूड निकाल दिया है, ध्यान रखना, ये है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया इस वेक्टर का, और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अच्छा, इस फॉर्मूले में क्यू को विथ साइन रखते हैं बेटा, ध्यान रखना जो है कि अगर क्यू चार्ज आर क्यू पोजिशन वेक्टर पर रखा हुआ है और तुम्हें आर पी पोजिशन वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर क्यू, आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर, लेकिन क्यू को रखना होता है विथ साइन, और आर वहां पे डिस्टेंस होती है, दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी ठीक है, देखो ये Q है, ये Q है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और डायगोनल 12 दिया हुआ है। अब तुम्हें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट located symmetrically with respect to the vertices of the square at a distance x from center। मतलब ऐसे निकलना, ध्यान से देखना बेटा, जैसे ये है तो एक तरीके से यहाँ निकलना, ये हुआ, ये x दिया हुआ। अब देखो ये q है, ये माइनस q है, और फिर ये q है और ये माइनस q है। अब ध्यान से देखना बेटा, जो है ये और ये एक डाइपोल बन गया ना, नहीं होता, ये दोनों एक डाइपोल बन गए, और इनका जो डाइपोल मोमेंट आया वो इधर को आया, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। क्यों? इनका डाइपोल मोमेंट इधर को आया, पी वेक्टर। और वैसे बाय द वे इसकी वैल्यू कितनी हुई, q इंटू 12 हो गई। क्यों? अब ये वाला जो पॉइंट है ये उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है ना, अगर आप देखोगे तो ये उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पी वेक्टर के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब यहाँ पे इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वैल्यू याद है बेटा क्या होती थी, के पी अपॉन, ये होती थी के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 होती है। ये तो ये वाले डाइपोल की वजह से हो गया। अब एक दूसरा डाइपोल बना, कलर चेंज कर देता हूं। अब आप ये देखो कि एक डाइपोल ये है, मतलब एक माइनस क्यू चार्ज ये है, एक प्लस क्यू चार्ज ये है, तो इसका मतलब ये, इसका पी वेक्टर इधर को आएगा। क्यों? और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होगी, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होगी। और इन दो पी वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, नहीं होता, इन दो पी वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेंगे उनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो नेट वैल्यू कितनी आएगी बताओ जो है, अगर आप नेट वैल्यू देखोगे तो जो नेट वैल्यू आएगी 90 डिग्री था, ध्यान रखना बेटा, जो है नेट वैल्यू आ जाएगी √2 टाइम्स किसी एक की वजह से कह दो, तो ये हो गया KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। ये आंसर आएगा, बस हो गया। और P मैंने बता ही दिया, P कितना था बेटा, जो है Q इंटू 12। और K कितना रखोगे, K रखोगे 1/4πε0, ये रखोगे K की वैल्यू, तो यहाँ से नेट फील्ड ये निकल जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये एक्चुअल में दो डाइपोल्स हैं जिनके P वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, और उन दोनों की वजह से, ठीक है ना, उन दोनों की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में x डिस्टेंस पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहली बात तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो E वेक्टर होता है वो P वेक्टर के अपोजिट होता है, और फॉर्मूला होता है KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और मैंने आपसे कहा कि दोनों P वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो भी 90 डिग्री पे होंगे, तो जो नेट वैल्यू होगी वो √2 टाइम्स हो जाएगी। बस ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी तुमने काफी किया होगा। जैसे ये रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस तो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इस पर जो चार्ज दे रखा है वो 0.7 नैनो कूलॉम दिया हुआ है। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमने काफी किए होंगे। तो तुम ऐसे तो करते हो कि यहां से थीटा पे एक डी थीटा की स्ट्रिप लेते हो, तो उसी टाइप का यहाँ पे मिल जाता है एक हमें। दूसरी बात, अगर इसमें चार्ज डी क्यू है तो इसमें भी चार्ज डी क्यू होगा, और ये डी क्यू चार्ज कितना होगा भाई द वे, वही एंगल के हिसाब से कर दूंगा बेटा, जो है क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा होगा। क्यों? पाई एंगल में क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब वन एंगल में कितना होगा, डी थीटा में कितना होगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा डीई, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा डीई। और तुम्हें दिख ही रहा होगा जैसे ये है और ये है बेटा, तो ये वाला एंगल थीटा ही होगा ना, और ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो डीई के कॉस थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, और डीई के साइन थीटा कंपोनेंट ऐड होके नेट इधर को बनाएंगे। क्यों? नेट इधर को बनाएंगे, और वो कितने होंगे भाई द वे, नेट हो जाएगा इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा फॉर हाफ रिंग। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, मैंने 2 DE साइन थीटा नहीं लिया है, डीई साइन थीटा लिया है, बिकॉज मैं हाफ रिंग के लिए पूरा इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना बेटा, जो है मैंने सिर्फ डीई साइन थीटा को इंटीग्रेट किया है, 2 DE साइन थीटा को नहीं किया है, बिकॉज मैंने नीचे लिख दिया कि हाफ रिंग के लिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब डीई कितना हो गया देखो, डीई हो गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के यहाँ पे तुम जान ही रहे हो 1/4πε0 होगा, और डी क्यू यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा। और अगर मुझे हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है तो इसका मतलब मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहाँ से नेट फील्ड आ जाएगा, फाइंड नेट फील्ड। लेकिन लास्ट में तुम्हें Q और R उन सब की वैल्यू पुट करनी होगी, ध्यान रखना बेटा, Q R उनकी वैल्यू पुट करनी होगी। ये होगी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बता दे रहा हूं। ये रिंग है Q चार्ज, रेडियस इसकी R है, और इसके सेंटर से L डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा हुआ है। सिंपल फॉर्मूला है, तो मैं जस्ट फॉर्मूला और वो कर दे रहा हूँ, सुन लो। E इक्वल टू
KQL अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये फॉर्मूला बनता है ना बेटा, ये ध्यान होगा तुम्हें, नहीं है? नॉर्मल बुक्स में L की जगह X होता है और स्मॉल r की जगह कैपिटल R होता है। क्यों? नॉर्मल बुक्स में क्या होता है? L की जगह X और R की जगह कैपिटल R होता है, ये फॉर्मूला होता है। और फिर तुम एक चीज और जानते होगे कि अगर L वेरी वेरी ग्रेटर देन R हो तो फिर तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये और कुछ नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो उस समय जो E का फॉर्मूला आ जाता है, क्यों? वो आ जाता है KQ अपॉन L स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज फॉर्मूला बन जाता है। क्यों? पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। और एक चीज तुमने और पढ़ी होगी कि रिंग के सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हो, और इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो बीच में तुम्हें कहीं पे एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। क्यों? बीच में कहीं पे एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो इसका E वर्सेस X जो ग्राफ आता है, यहाँ पे X नहीं होगा, L होगा बेटा। E वर्सेस L जो ग्राफ आता है वो इस टाइप से ग्राफ बनता है बस, होगा। और तुम्हें E की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो L अपॉन √2 पे मिलती है। और ये वो पॉइंट होगा जहां पे DE अपॉन DL की वैल्यू क्या रही होगी? 0 रही होगी। और जब तुम L की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉरी R/√2, हाँ, R/√2, और जब तुम L की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है ना, जब तुम L की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से तुम E की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसकी एक्सिस में L डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। बस ये होता है कि नॉर्मल बुक्स में स्मॉल r कैपिटल R लिखा होता है और L तुम्हें क्या लिखा होता है? X लिखा होता है। तो अगर तुमने रिंग वाला फॉर्मूला पढ़ा है तो ये तुम कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। फिर ये बेटा, ये रिंग है -Q, R, और इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है। तो यहां से X डिस्टेंस पे तुम्हें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और साथ में X वेरी वेरी ग्रेटर देन R के लिए निकालना है। समझ में आ रहा है? रिंग के सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है और रिंग पे -Q चार्ज है और रेडियस उसकी R है। तो मुझे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब तुम्हें लग ही रहा होगा, थोड़ा फील आ रहा होगा तुम्हें ना, खुद ही देखो। पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। ये हो गया E ड्यू टू Q, और ये आ गया KQ अपॉन X स्क्वायर होगा। और रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन इधर को होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? E ड्यू टू -Q, ये हो जाएगी KQ X अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर को होगा कुछ। पॉइंट समझ में आ गया ना बेटा क्या है कि सेंटर पे जो पॉइंट चार्ज रखा था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इसका मतलब ई की जो वैल्यू आएगी, ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई ड्यू टू क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू। उसके बाद थोड़ा मैथ्स वैस लगा देना, मतलब मैथ्स लगा देना, कुछ कहीं पे कुछ बायनोमियल लगेगी, बायनोमियल लगा देना, कहीं पे कुछ को नेग्लेक्ट करना होगा तो नेग्लेक्ट कर देना। ये सारे फंडे लगाना पड़ता है ना, तुम जानते हो बेटा, जो है नहीं है, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए होता है उसके लिए तुम्हें ये सारे फंडे लगाने पड़ते हैं। कहीं पे बायनोमियल लग जाएगी, कहीं पे कुछ चीजें नेग्लेक्ट करनी होती हैं आपको, नहीं है। जैसे आपको x वेरी वेरी ग्रेटर देन r दिया हुआ है फॉर एग्जांपल ना, x वेरी वेरी ग्रेटर देन r दिया हुआ है, तो बाय द वे कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है, तो हम उसको फिर एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें कर के फाइनली जो है रिजल्ट इस फॉर्म में लेना, ये हो। अब चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये रिंग है, इस पे Q कॉमा R है, और ये भी एक चार्ज इन्फाइनेटली लॉन्ग, ये है इन्फाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज, और इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है। तो तुम्हें दोनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना कितना होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड करना कितना होगा। ये लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चन तुमने देखा होगा, रिंग के फॉर्मूले पे बेस्ड है, नहीं, रिंग की एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है उस पे बेस्ड है। अब देखो इसमें क्या है, तुम यहां से x डिस्टेंस पे चले जाओ और एक dx की स्ट्रिप ले लो, तो इतने पोर्शन में जो चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू dx होगा। एक तो ये हो गया, और इस रिंग का यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा। अभी हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 होगा। इसका मतलब इस छोटे से चार्ज में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से छोटा सा फोर्स कितना होगा बताओ जरा। इसका मतलब जो छोटा सा फोर्स होगा वो होगा डी क्यू इंटू ई, ये तुम जानते हो क्यू इंटू ई। इसका मतलब पूरा फोर्स अगर निकालना है तुम्हें तो डी एफ को इंटीग्रेट कर दो और x की लिमिट रख दोगे 0 से इंफिनिटी तक। ये हो गया, बस हो गया। तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हमारे इस फॉर्मूले पे बेस्ड थे। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस में किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसके बीच में कहीं पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और वो आएगी r अपॉन √2 पे। और जब उस r अपॉन √2 को मतलब x की जगह r/√2 इस फॉर्मूले में रख दोगे तो तुम्हें e की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाती है। लेकिन बिल्कुल जो शुरुआत वाला क्वेश्चन था उसमें तुम्हें कैपिटल R दिया था, स्मॉल r, और x दिया था l, ये तक।
आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की. So till then, thank you and good day.